हेलो नमस्कार। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम देखेंगे हिंदी के सामान्य प्रश्न पत्र प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना चाहती हूँ कि लक्ष्य अकेडमी हिमाचल में एचपी टैट, जेबीटी टैट, टीजीटी कमीशन और जेबीटी कमीशन के बैच अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से कि पक्षी का तद्भव शब्द क्या है। तो पक्षी का तद्भव शब्द है पंछी। प्रश्न नंबर 2, कमल का तद्भव शब्द क्या है। तो कमल का तद्भव शब्द है कमल। बात करें अगर तद्भव शब्द की, तो तद्भव शब्द वो होते हैं जो हमने हिंदी से ही लिए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, जो हिंदी के ही शब्द हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से देशज शब्द कौन सा है। देशज यानी वे शब्द जो हमारे देश के अपने हैं। तो इनमें से जो पछतावा शब्द है वो हमारे देश का अपना शब्द है। वहीं अगर बात करें हम अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। तो देशज शब्द की अगर बात करें तो खिड़की, पगड़ी, चिड़िया या कपास, ये सभी देशज शब्द हैं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है। तो विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो हमने किसी दूसरी भाषा से लिए होते हैं, जैसे अरबी हो गया, उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया, पुर्तगाली हो गया। तो ये शब्द, इन भाषाओं से जो शब्द लिए हैं और इनका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो इनके उदाहरण की अगर हम बात करें तो दरबार, किताब, दुकान, कमीज, स्कूल, चाय, ये सब विदेशी शब्द हैं। बात करें अगर हम प्रश्न नंबर 6 की कि दही का लिंग पहचाने, तो दही को हम पुल्लिंग में रखते हैं। और वहीं अगर बात करें प्रश्न नंबर 7 की कि परीक्षा शब्द का लिंग पहचाने, तो परीक्षा शब्द का लिंग होगा स्त्रीलिंग। लिंग वो होते हैं जो हमें पुरुष और स्त्री में भेद बताते हैं। और ये हमने बहुत अच्छे से, अगर क्लासेस आपने ज्वाइन की हैं हमारी, तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं कि जितनी भी नाजुक चीज़ें हैं उसे हमने, व्याकरण रचने वालों ने स्त्रीलिंग में रख दिया है, और जितनी भी कठोर चीज़ें हैं उसे पुल्लिंग में रखा हुआ है। प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात करें कि संज्ञा के मुख्य 5 प्रकार कौन से हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ अगर चलें कि हिमालय, इस शब्द में संज्ञा कौन सी है। तो हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें सभी चीजों के नाम होते हैं। प्रश्न नंबर 10 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो राम, दिल्ली, गंगा या हिमालय, ये सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली किसी नगर का नाम है, गंगा किसी नदी का नाम है और हिमालय किसी पर्वत का नाम है। तो जिसमें जो भी नाम होंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर 11 की अगर बात करें, प्रधानमंत्री, इस शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इस शब्द में है जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 12 कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जैसे घोड़ा है, फूल है, मनुष्य है, वृक्ष है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आते हैं, बल्कि ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। बात करें जैसे घोड़ा हो गया, तो घोड़े में उनकी और भी प्रजातियां होती हैं जो इसके वो बात करते हैं। जैसे फूल हो गया, तो हम सब जानते हैं कितने प्रकार के फूल होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, फूल शब्द सिर्फ फूल प्रजाति के बारे में बता रहा है। मनुष्य भी हम देखते हैं कि संसार में कितनी तरह के मनुष्य हैं, तो ये सारी मनुष्य जाति का हमें बोध करवा रहा है। उसी तरीके से वृक्ष भी, हम कितने तरह के वृक्ष होते हैं, देवदार हो गया, पीपल हो गया, बहुत सारे वृक्ष। तो ये पूरी की पूरी जो वृक्ष जाति है उसका ये वर्णन करते हैं, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 13 की कि टमाटर कौन सी संज्ञा है। तो टमाटर जातिवाचक संज्ञा है। वहीं अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 14 की रामायण कौन सी संज्ञा है। तो रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये क्या है, किसी पुस्तक का नाम है। प्रश्न नंबर 15 कि नदी कौन सी संज्ञा है। तो नदी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी के अंदर बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, रावी, सतलुज, ये क्या है, नदियों के नाम है। लेकिन सिर्फ नदी जो शब्द है वो हमें उनकी जाति का बोध करवा रहा है। प्रश्न नंबर 16 कि कुर्सी कौन सी संज्ञा है। तो कुर्सी भी जातिवाचक संज्ञा है।
प्रश्न नंबर 17 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो बचपन, बुढ़ापा, मिठास, थकावट, चढ़ाई, सुंदरता, मानवता, चोरी, क्रोध, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इससे हमें, जैसे बचपन हो गया तो हमें बचपन का भाव नजर आ रहा है, बुढ़ापा हो गया तो हमें बुढ़ापे का भाव नजर आ रहा है, वैसे ही मिठास हो गया तो मिठास में जो हमें जो मीठा है उसका भाव नजर आ रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। वहीं बात करें प्रश्न नंबर 18 की, कि पशु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो पशु हमारे पास शब्द है जातिवाचक संज्ञा का, और इसका भाववाचक जो शब्द बनकर निकलेगा वो होगा पशुता या पशुत्व। प्रश्न नंबर 19 की अगर बात करें कि किसान का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो किसानी उसका होगा। प्रश्न नंबर 20, मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मित्रता है। प्रश्न नंबर 21 की अगर बात करें कि गुरु का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो गुरु का होगा गुरुता या गुरुत्व, जो गुरु के गुण या पद या महत्व को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 22 की अगर बात करें कि बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो बच्चा शब्द की भाववाचक जो होगा वो होगा बचपन। प्रश्न नंबर 23 की बात करें कि नेता का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो उसका होगा नेतृत्व। प्रश्न नंबर 24, गरीब का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? गरीबी होगा। प्रश्न नंबर 25 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो समूहवाचक जो हमें किसी समूह का बोध करवाते हो, वे शब्द जो हमें किसी समूह का बोध करवाते हो। तो जैसे भीड़ हो गई तो भीड़ हो गई, मेला हो गया, सभा हो गई, ये सब क्या है? मनुष्य के रिलेटेड है कि भीड़ जहाँ बहुत ज्यादा मनुष्य होते हैं वहां भीड़ लगती है, मेला भी उसी का ही उदाहरण है। कक्षा है, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। परिवार है, परिवार में भी कम से कम 4 या 5 सदस्य रहते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा का शब्द है। पुस्तकालय हो गया, झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, ये सभी जो है वो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। परिवार में अगर बात करें तो हमने अभी डिस्कस किया कि परिवार में क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 27 की अगर बात करें कि निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? तो गेहूं, तेल, पानी, सोना, चांदी, दही, स्टील, घी, लकड़ी, ये सभी के सभी हम द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्दों में देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, मिट्टी कौन सी संज्ञा है? तो मिट्टी ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 29, पर्वत कौन सी संज्ञा है? तो पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पर्वत के अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारे पर्वत होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 हो गया, गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम जानते हैं, तो ये सभी पर्वत हैं। प्रश्न नंबर 30 की अगर बात करूं कि गेहूं शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो गेहूं शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। और प्रश्न नंबर 31 की बात करें कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो सर्वनाम की अगर मैं बताऊं तो जो शब्द अभी तक हमने संज्ञा के बारे में क्वेश्चन देखे, अब हम देखेंगे सर्वनाम के। तो सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। वहीं अगर बात करें प्रश्न की कि इसमें भेद कितने होते हैं, तो इसमें 6 भेद होते हैं। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, ये सभी, और प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ये सभी सर्वनाम के भेद हैं। वहीं अगर बात करें प्रश्न नंबर 32 की कि हिंदी में मूल सर्वनाम या कुल सर्वनाम कितने हैं? तो जैसे इस हिंदी में मूल जो सर्वनाम है वो 11 है, जैसे मैं, तू, आप, आपको, वह, ये सभी 11 कुल मिलाकर 11 बनते हैं। प्रश्न नंबर 33 अगर हम बात करें कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह, वे, हम, ये सभी शब्द हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत देखते हैं। प्रश्न नंबर 34, वह कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो अब पुरुषवाचक सर्वनाम का अगर मैं आपको बताऊं तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मध्यम पुरुष जिसमें शब्द लिए गए हैं तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि। दूसरा है अन्य पुरुष, इसमें यह, वह, ये, वे, ये शब्द लिए गए हैं। और तीसरा है उत्तम पुरुष जिसमें मैं और हम
शब्द जो है वो लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 35 की अगर हम बात करें कि कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम में जो अपने बारे में बताते हैं, जैसे आप है, अपने आप, खुद है, निज है, स्वत है और स्वयं, ये सभी निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। प्रश्न नंबर 36 की अगर बात करें कि मुझे कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो मुझे उत्तम पुरुष में आएगा। प्रश्न नंबर 37 की अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे यह मेरी किताब है, क्योंकि इसमें क्या है, ये निश्चित किया गया है। निश्चयवाचक सर्वनाम की जो चीज निश्चित है, तो यह मेरी किताब है, तो ये निश्चित किया गया है कि ये मेरी ही किताब है। वह मेरा घर है, वे लोग गांव से आए हैं, अब ये भी निश्चित किया गया है कि वो लोग गांव से आए हैं। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें होगा यह। कौन की अगर बात करें तो कौन या क्या जो होगा वो होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में, और कुछ जो होगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। अगले प्रश्न की तरफ अगर बात करें कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, तो जैसे मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, तो इस तरीके से ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और आज सब कुछ सही लग रहा है, देखने में तो ये बहुत आसान सा वाक्य है, लेकिन बात करें अब इसके कि यहाँ सब कुछ सही लग रहा है, तो सब कुछ मतलब ये निश्चित नहीं है कि क्या कुछ जो है वो सही लग रहा है, तो ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अगले प्रश्न की अगर बात करें कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम में कौन से उदाहरण हैं, तो जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसकी, जितना, उतना, ये सभी के सभी संबंधवाचक सर्वनाम हैं, जो क्या करते हैं, दो शब्दों या वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 41 की बात करें कि निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो क्या करते हैं, प्रश्न उजागर करते हैं, तो जैसे किसे, किसने, कहा, क्यों, कैसे, कितना, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं जिससे प्रश्न बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, कल दिल्ली कौन जाएगा, कल दिल्ली कौन जाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 43 की तरफ देखें कि वह कौन है जो कल आया था में कौन सा सर्वनाम है, तो ये इस वाक्य में जो ये वाक्य है वह कौन है जो कल आया था, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चले तो प्रश्न नंबर 44, हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है, तो हिंदी जो ली गई है वो संस्कृत भाषा से ली गई है। अगले प्रश्न कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं और बोलियां हैं, तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 जो है हिंदी की बोलियां हैं। प्रश्न नंबर 46 की उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं कि कहाँ से जो है वो शब्दों की उत्पत्ति हुई है, तो ये उसके 4 भेद हैं। जैसे तत्सम जो संस्कृत से शब्द लिए गए हैं, तद्भव जो हिंदी के खुद के अपने हैं, और देशज जो खुद हमारे देश के अपने यानी जो हमारी बोलियों के शब्द हैं, और विदेशज जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 47 की रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, कि अब रचना जब हम शब्दों की कर रहे हैं तो उसके आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं 3 हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये सभी रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं। प्रश्न नंबर 48, रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने भेद हैं, तो रूपांतरण यानी जब परिवर्तन होता है या उसमें विकार आता है तो उसमें 2 भेद हैं, जैसे विकारी और
अविकारी, विकारी जिसमें क्या होता है, रूपांतरण आता है, और अविकारी जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। प्रश्न नंबर अगला अगर हम देखें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो अभी हमने बात की कि तत्सम शब्द कौन होते हैं, जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और ज्यों के त्यों लिए गए हैं। तो जैसे अग्नि है, तो अग्नि का भी हम यूज हिंदी में वैसे ही करते हैं। चंद्र है, अमूल्य और मुख, ये सभी शब्द जो है वो संस्कृत से लिए गए हैं और ज्यों के त्यों हम इनको हिंदी में प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न को देखें कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द का उदाहरण नहीं है? तो मुंह शब्द जो होगा वो तत्सम शब्द का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो हम तत्सम अगर शब्द यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में, तो हम उसको मुख के तरीके मुख लिखेंगे। प्रश्न नंबर 51 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द जो हिंदी के अपने शब्द हैं। बात करें अगर मोर, ये हिंदी का है। बच्चा, ये भी हिंदी का है। फूल है, आग है और काज है। यहाँ से अगर मैं बताऊं कि आग, इसको अगर तत्सम में लिखेंगे तो अग्नि लिखेंगे, और तद्भव हिंदी का ही अगर लिखेंगे तो आग लिखेंगे। वहीं अगर मोर का बताएं तो मोर अगर हम संस्कृत में लिखते हैं तो हम मयूर लिखते हैं, और हिंदी में ही अगर हम लिखते हैं तो मोर लिखते हैं।